हिटलर के प्रचार मंत्री गोयबल्स ने कहा था कि झूठ बड़ा बोलो, छोटा झूठ मत बोलो, झूठ बड़ा बोलो और एक झूठ को बार बार बोलो। तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों पर ही चलते हैं, उनके आदर्शों पर ही चलते हैं और ये हिटलर और हिटलर की टीम से ही सीखते हैं। तो इन्होंने गोयबल्स की ये बात गांठ बांध ली है। ये जब भी बोलते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं, चाहे बिल्कुल बेसिर पैर का झूठ हो, बड़ा झूठ बोलते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। और फिर एक आदमी ने अगर एक झूठ बोल दिया तो फिर इनकी पूरी टीम उसे दोहराने में लग जाती है, बार बार बोलती है, चारों तरफ से बोलती है। तो बहुत से भोले भाले लोग, सीधे सच्चे लोग इनके झूठ में फंस जाते हैं, क्योंकि बड़ा झूठ बोलने का एक जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है वो ये होता है कि आदमी छोटे झूठ में कम विश्वास कर पाता है। मैं कहूँ किसी से कि इन्होंने मुझसे 500 रुपये लिए थे और ये मुझे नहीं दे रहे हैं, और वो कहे कि नहीं जी ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे 500 रुपये नहीं दिए थे, तो सुनने वाले सोचेंगे कि यार हो सकता है दिए हों या ना दिए हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिए हों, यही सच बोल रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, अगला भी तो हो सकता है सच बोल रहा हो। और मैं अगर कहूँ जी इन्होंने मुझसे 5 करोड़ रुपए लिए थे और अभी मेरे पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो पता है सुनने वाला हर आदमी क्या कहेगा, यार ये 5 करोड़ बता रहे हैं तो आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। यार 1000-2000 की बात होती तो चलो मान लेते कि भाई झूठ बोल रहा होगा, यार 5 करोड़ रुपए कोई ऐसी थोड़ी कह देगा हवा में। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है बड़े झूठ का, जब बड़ा झूठ बोला जाता है। और इस बात को ये आरएसएस और बीजेपी के लोग समझते हैं कि झूठ बोलो, और ये गोयबल्स की जो वो थी धारणा, ये गोयबल्स का विचार है। तो एक गोयबल्स के चेले जब भी बोलते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं। अब पूरी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एक झूठ बोलने में लगी हुई है। एक सप्ताह से बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। टिन्नू यादव की श्री अखिलेश यादव जी से 980 बार फोन पर बात हुई थी। टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में था, और ये चोरी जो हुई है वो अखिलेश जी के इशारे पे हुई है। मतलब कोई बेसिर पैर की बात है, कतई इसको कोई जड़ नहीं है इस झूठ की। पहली बात तो शर्मनाक ये है कि टिन्नू को आप केवल इसलिए अखिलेश जी से जोड़ रहे हैं कि दोनों के नाम के पीछे यादव लगा हुआ है। तो आप कितने घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। टिन्नू यादव जो चंपत राय का बहुत विश्वसनीय राम मंदिर ट्रस्ट का के महासचिव चंपत राय का राइट हैंड, उनका ड्राइवर, उनका बॉडीगार्ड, उनका निजी अंगरक्षक, उनका पीए, उनका विश्वसनीय, जो उनके सारे काम टिन्नू देखता था और टिन्नू पे उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, उस आदमी का संबंध इसलिए विरोधी पार्टी के नेता से जोड़ रहे हो आप कि दोनों के नाम के पीछे यादव लगा हुआ है। तो फिर ये अविनाश शुक्ला और ये फिर अनिल मिश्रा और ये फिर इनके ये किससे जुड़े हुए थे, और वो पांडे जी और ये तमाम लोग, मतलब हर चीज में जाति लेकर आओगे, हर चीज में उपनाम लेकर आओगे। और 980 बार बात की थी, वो फोन पे अखिलेश जी से बात करने में ही लगा रहता था। तो चोरी किस टाइम करता था। और टिन्नू यादव के घर पे तो रामशंकर नाम है टिन्नू का, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, उनके घर पे जो नेम प्लेट लगी हुई है पत्थर की, बाकायदा पत्थर की शिला पे लिखा हुआ है रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। जो आदमी पत्थर की शिला पे नाम गुदवा के विश्व हिंदू परिषद का नाम लिख रहा हो, उस आदमी का संबंध आप समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हो। जिसके अंदर समाजवाद की भावना होगी, जो समाजवाद के प्रति आस्था रखेगा, वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठनों में क्यों जाएगा, उनसे क्यों जुड़ेगा? उनसे क्या संबंध है एक समाजवादी व्यक्ति का? समाजवादी व्यक्ति भाईचारे की बात करेगा,
आपसी सद्भाव की, प्रेम की बात करेगा। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस ये नफरत की बात करते हैं। नफरत की बात करने वाले संगठनों से समाजवादी व्यक्ति का क्या संबंध है? तो आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो कि जो समझदार लोग हैं वो तो इस झूठ पे हंस रहे हैं, उन्हें तो हंसी आ रही है। और ये आरोप लगा भी कौन रहा है? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच दो एजेंसी कर रही है। एक तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस। दूसरे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गठित एसआईटी पहले से ही जांच कर रही है उसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो ना तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं इस बात को कोई जिक्र किया है कि टिन्नू यादव या अखिलेश यादव जी के बीच में कोई बातचीत हो रही थी या कोई फोन का संपर्क मिला है। न पुलिस ने अपनी उसमें जांच में कोई इसका जिक्र किया है। अगर बाय द वे कहीं संबंध निकल आता तो सबसे पहले तो पुलिस जांच में उन्हें अभियुक्त बनाया जाता, और आप तो बिल्कुल इसके पोस्टर चिपकवा देते, पूरी कॉल डिटेल निकलवा के कॉल डिटेल रख देते पब्लिक के सामने। लेकिन बड़े शातिरपन से, जो कि मैंने शुरू में कहा कि गोएबल्स के सिद्धांतों पर अमल करते हुए एक बेसिर पैर की बात को, एक सफेद झूठ को, एक निहायती घटिया झूठ को बार बार दोहराया जा रहा है। और दोहरा कौन रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, इनके समर्थक, कुछ जो समर्थक तथाकथित पत्रकार हैं। पत्रकार तो वे नहीं हैं, लेकिन खुद को पत्रकार कहते हैं, और जो इनके कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और जो हल्के फुल्के हैं, छोटे मोटे पत्रकार हैं, वो तो खुल के कह रहे हैं। और जो थोड़े स्थापित पत्रकार हैं, वो खुल के नहीं कह पा रहे, लेकिन वो घुमा फिरा के बात को कह रहे हैं कि ऐसा आरोप सुनने में आ रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसी बात बताई जा रही है कि अखिलेश यादव जी और टिन्नू यादव के बीच में बात हो रही थी। तो ये निहायत ही बेसिर पैर की बात है और ऐसी तथ्यहीन बात है, और बहुत ही बेशर्मी भरा व्यवहार है कि ये कहना कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव जी के बीच 980 बार फोन पर बात हुई। तो टिन्नू यादव को चोरी करने का टाइम कब मिलता था अगर वो रात दिन भर फोन पर ही लगा रहता था अखिलेश जी से बात करने में ही? हर व्यक्ति के 12 घंटे तो लगभग खाने पीने, नहाने धोने और सोने में निकल जाते हैं, बचे 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितनी बार कॉल करता होगा वो अखिलेश जी को? और अखिलेश जी अपने पार्टी का काम छोड़ कर टिन्नू यादव से बातों में लगे रहते थे, पार्टी कम नहीं कर रहे थे। हम तो देखते हैं कि 4-5 घंटे तो अखिलेश जी समाजवादी पार्टी कार्यालय में रहते हैं लखनऊ में। जब भी लखनऊ में होते हैं तो 4-5 घंटे तो वो समाजवादी पार्टी का ऑफिस में देते हैं, और उस समय तो वो किसी का फ़ोन नहीं सुनते। उस समय तो कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, नेताओं से मिलते रहते हैं, या प्रेस को संबोधित करते हैं। तो उनके पास कितने घंटे बचे? 10 घंटे, 12 घंटे तो खाने पीने, सोने, नहाने में और उसमें चले गए। 4-5 घंटे पार्टी ऑफिस में चले गए। 1-2 घंटे कुछ और काम भी करते होंगे। तो 3-4 घंटे का टाइम मिला, उस 3-4 घंटे टिन्नू यादव से ही बात करते रहते थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस संदर्भ में एक बयान दिया, समाजवादी पार्टी को अयोध्या के मसले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री जी, अगर आपके मन में लोकतंत्र के प्रति जरा सी भी आस्था है और लोकलाज है तो ये कहते हुए आपकी जुबान लड़खड़ानी चाहिए थी, क्योंकि अयोध्या की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती हुई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि है, समाजवादी पार्टी का सांसद है श्री अवधेश प्रसाद जी, हमारे सांसद हैं अयोध्या क्षेत्र से। तो आप ये लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं समझते, जन समर्थन का कोई महत्व नहीं समझते, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को कोई महत्व नहीं समझते। जिस प्रतिनिधि को जनता ने आशीर्वाद दिया है, जिस पार्टी को जनता ने जिसको समर्थन दिया, उस क्षेत्र की जनता ने,
उस क्षेत्र की समस्याओं पर बोलने का पार्टी को अधिकार नहीं है। आप डकैती डलवाओगे मंदिर के धन में, मंदिर के चढ़ावे में, और आप कहोगे कि समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। और जो नासमझ लोग इस चोरी और डकैती के मसले को 1990 की घटना से जोड़ रहे हैं कि 1990 में समाजवादी पार्टी के शासन में अयोध्या में गोलियां चली थी, तो वो कानून की रक्षा के लिए चली थी या कानून तोड़ने के लिए चली थी? जो पुलिस ने गोली चलाई थी या गुंडों ने चलाई थी? पुलिस संविधान की और उत्तर प्रदेश की वर्दी पहने हुए थी या नहीं थी? और उसमें क्या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी क्या? क्या कोई मुकदमा माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ हुआ था? मुकदमे तो हुए थे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, उमा भारती, रितंबरा, इनके खिलाफ हुए थे। और कल्याण सिंह जी को तो 1 दिन की सजा भी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी गई थी। तो जो गैरकानूनी काम कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे, और जो उन्होंने कानून का पालन किया था उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो कानून के राज में, संविधान के राज में कानून का पालन कराना पुलिस से ये अपराध है। और उस समय की घटना को लेकर आपको लूट करने का अधिकार मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। किसी सरकार के दौरान, किसी सरकार के शासन में कभी वहां पर गोलियां चली थी, इसलिए आपको आज 36 साल बाद वो मंदिर के धन में डकैती डालने का अधिकार मिल जाता है, आपको पावर मिल जाती है। ये नैतिकता है? इसका कोई तर्क है? इसका कोई आधार है? तो अपनी चोरी को छिपाने के लिए, अपनी डकैती को छिपाने के लिए और अपने मुंह को छिपाने के लिए, क्योंकि शर्म आ रही होगी मुंह दिखाने में, इस तरह के कुतर्क आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोग ढूंढ के ला रहे हैं। आम जनता से मेरी अपील है कि इस तरह के कुतर्कों पर ध्यान देने के बजाय चंदा चोरों से लगातार सवाल पूछो। जहां वो दिखाई दें वहीं सवाल पूछो, तो इन्हें थोड़ी बहुत शर्म आएगी और थोड़ी बहुत इनके अंदर की जो नैतिकता है वो जगेगी, इनकी इंसानियत जगेगी। नमस्कार।